नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं शीतल राजपूत। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 22 मिनट में आपके लिए। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से एक टीचर की हैवानियत का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक टीचर 3 नेत्रहीन बच्चों की पिटाई कर रहा है। ये वाकया एक रेजिडेंशियल स्कूल का है। स्कूल के अंदर ही इस टीचर ने इन मासूम बच्चों को जानवरों की तरह पीटा। हैवान बने इस टीचर ने जिन तीनों बच्चों को जानवरों की तरह पीटा, उन सभी की उम्र 10 साल से कम है। इस टीचर की करतूत का खुलासा ना होता अगर बच्चों की पिटाई का वीडियो सामने नहीं आता। ये वीडियो इस टीचर की हैवानियत की कहानी बयां कर रहा है। बच्चे दर्द से चिल्लाते रहे और रहम की गुजारिश करते रहे, लेकिन टीचर को उन पर दया नहीं आई। मार से बचने के लिए बच्चे टीचर की छड़ी पकड़ रहे थे, लेकिन टीचर पर तो जैसे भूत सवार था। वो छड़ी छुड़ाकर फिर से बच्चों को पीटने लगता। पिटाई का ये दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इस रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल और आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उधर बेंगलुरु के एक नामी स्कूल में पहली क्लास की छात्रा के साथ बलात्कार के मामले को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी महिला मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। बीजेपी महिला मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ता उसी स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे जिस स्कूल में मासूम के साथ बलात्कार हुआ था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ उनकी धक्का मुक्की और झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। स्कूल तक पहुंचने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। एबीवीपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ना चाह रहे थे। पुलिस उन्हें हर हाल में रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जमकर संघर्ष देखने को मिला। प्रदर्शनकारी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और उन्हें हर हाल में रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जमकर संघर्ष देखने को मिला। प्रदर्शनकारी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच घंटों संघर्ष चला। प्रदर्शनकारी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बसों में भरकर इन प्रदर्शनकारियों को नजदीक के थाने ले जाया गया। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर टाउन हॉल पर धरना दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और इस बीच पुलिस ने स्कूल में मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम मुस्तफा है, जो उसी स्कूल में स्केटिंग इंस्ट्रक्टर है। पुलिस ने मुस्तफा का मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया है, जिसमें बच्चों के साथ अश्लील हरकतों की तस्वीरें मिली हैं। यूपी के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने रेप को लेकर बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान भी अवतार लेकर आ जाएं तो रेप नहीं रुक सकते। सारी अगर आप आर्मी सारी पुलिस फोर्स भी लगा दें तो भी रेप को खत्म तो नहीं कर सकते आप। अगर इन सब रेप कैन नॉट बी स्टॉप, इवन भगवान भी अवतार लेके अगर आए तो शायद मुमकिन है रुक जाएगा कि अदरवाइज वो क्राइम तो। उधर लखनऊ रेप मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी गार्ड की पत्नी और भाई ने बताया कि पुलिस ने गार्ड राम सेवक के बेटे को हिरासत में लेकर उस पर जबरन दबाव बनाया कि वो जुर्म कबूले, जिससे पुलिस की किरकिरी ना हो। वहीं आरोपी गार्ड की पत्नी ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार ने कहा है कि सीबीआई जांच में दोषी पाए जाने पर उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इससे पहले पुलिस पूछताछ में लखनऊ पीजीआई गार्ड राम सेवक यादव ने खुद ही रेप और हत्या की बात कबूली थी। यहाँ से वो हम मोटरसाइकिल से लेके गए। कब से जानते थे उनको? 1.5 साल से कम जानते। कितने लोग थे आप लोग? आपके साथ कितने लोग थे? अकेले थे सर। उसको ले जाने के बाद मार दिए हैं।
लखनऊ रेप मर्डर केस में पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से नाराज आम आदमी पार्टी ने केस की सीबीआई जांच की मांग पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। मथुरा में एक दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गांव के ही 6 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लड़की गांव में हो रहे देवी जागरण में गई थी। उसी दौरान गांव के ही 6 दरिंदों ने उसे अगवा कर गैंगरेप किया। आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। यूपी में रेप की बढ़ती वारदातों का मामला फतेहपुर की सांसद निरंजन ज्योति ने लोकसभा में उठाया और यूपी सरकार को घेरा। लोकसभा में मौजूद एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि बीजेपी झूठ फैला रही है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में नॉर्थ ईस्ट के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में नॉर्थ ईस्ट के सलोनी नाम के इस युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 5 दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। सलोनी के एक जानने वाले ने बताया कि बदमाश ऑल्टो कार से आए थे। एक अल्टो कार से 5 बंदे उतर के पिटाई शुरू हो गया। तो उसके बाद पुलिस बुलाया। पुलिस आया तो पुलिस हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद डेथ डिक्लेयर हो गया। 30 साल के जिस लड़के की हत्या की गई वो मणिपुर का था और दिल्ली के मुनरका इलाके में रहता था। रविवार के दिन वो अपने दोस्त से मिलने के लिए कोटला मुबारकपुर आया हुआ था। वहीं पर कुछ लोगों ने उसकी पीट कर हत्या की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुरी युवक की हत्या योजना बनाकर की गई थी। So let us see. We are very serious about and very disturbed by such incidents. It's very similar to the report which you received is it seems to be a pre-planned attack, unprovoked, and there must be some conspiracy behind it. But we are. मणिपुर के युवक की हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में थाने के बाहर नॉर्थ ईस्ट के लोग इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे। दिल्ली में इससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले और मारपीट की कई वारदातें हो चुकी हैं। साल की शुरुआत में ही फरवरी महीने में नीडो तानिया नाम के एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिस पर काफी बवाल हुआ था। कांग्रेस को 3 राज्यों में अपनों ने ही जोरदार झटका दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री नारायण राणे और असम के मंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने इस्तीफा दिया तो जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ कांग्रेसी लाल सिंह ने पार्टी छोड़ दी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से ऐन पहले उद्योग मंत्री नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया। राणे का इस्तीफा सीएम पृथ्वीराज चौहान ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। सीएम ने इस्तीफा न देने की उनसे अपील भी की थी। इस्तीफा देने के बाद नारायण राणे ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने में सीएम बनाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन 9 साल तक सीएम नहीं बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके विधायकों को मंत्री भी नहीं बनाया गया। राणे ने कहा कि वो फिलहाल कांग्रेस में ही हैं। उन्होंने कहा कि कई पार्टियों ने उनसे संपर्क किया है, लेकिन नई पार्टी बनाने या किसी और पार्टी में जाने के बारे में वो नहीं सोच रहे। उन्होंने कहा कि अभी इस्तीफे पर आखिरी फैसला होने का इंतजार है। राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के काम का स्टाइल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम की छवि सही है, लेकिन भ्रष्टाचार अब बढ़ता ही चला जा रहा है। महाराष्ट्र के साथ असम से भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। यहां तरुण गोगोई सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल जानकी वल्लभ पटनायक से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। हिमांता बिस्वा शर्मा ने अपने साथ साथ 30 से ज्यादा विधायक भी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। कांग्रेस आलाकमान की ओर से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग ठुकराए जाने के बाद शर्मा ने इस्तीफे का फैसला लिया था। लोकसभा चुनाव में असम में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को 14 में से महज 3 सीटें मिली थीं। चुनाव नतीजों के बाद से ही गोगोई के खिलाफ आवाज उठ रही है, जिसे कांग्रेस हाईकमान खारिज कर चुकी है, जिससे कांग्रेस विधायकों में नाराजगी है। कांग्रेस को झटका जम्मू कश्मीर में भी लगा है। जम्मू कश्मीर में पूर्व मंत्री और उधमपुर से सांसद रह चुके लाल सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी।
दरअसल उधमपुर से लोकसभा का टिकट कटने से लाल सिंह बेहद नाराज थे। उनका टिकट काटकर गुलाम नबी आजाद को दिया गया था, जो हार भी गए। नाराज लाल सिंह ने कांग्रेस से नाता तोड़ने का फैसला ऐसे वक्त लिया जब सूबे में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जस्टिस मार्कंडे काटजू के खुलासे पर राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। एआईएडीएमके सांसदों के हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित हुई। दरअसल जस्टिस काटजू ने कहा था कि यूपीए सरकार बचाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट के एक भ्रष्ट जज पर कार्रवाई नहीं की गई। जस्टिस काटजू के खुलासे पर लोकसभा में भी हंगामा हुआ। एआईएडीएमके सांसद थम्बी दुराई ने ये मामला उठाया और फिर एआईएडीएमके के बाकी सांसदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। एआईएडीएमके ने इस मामले में जांच कराने की मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और सियासी दखलंदाजी पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट में एक भ्रष्ट जज की नियुक्ति की गई। जस्टिस काटजू ने खुलासा किया कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, लेकिन तमाम शिकायत और रिपोर्ट के बावजूद उन्हें जज बनाए रखा गया और एक्सटेंशन भी दिया जाता रहा। काटजू ने नाम लिए बगैर बताया कि इस जज को तमिलनाडु की एक बड़ी पार्टी का समर्थन था। जस्टिस काटजू का दावा है कि भ्रष्ट जज को पद से नहीं हटाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर दबाव बनाया गया था। यूपीए को समर्थन दे रहे इस पार्टी के मंत्रियों ने मनमोहन से साफ कह दिया था कि अगर जज पर कार्रवाई हुई तो सरकार नहीं बचेगी। मैंने बताया ना कि उस टाइम जो तमिलनाडु की पार्टी थी उस पर डिपेंडेंट थी कांग्रेस, और उस पार्टी ने थ्रेटन किया कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। जस्टिस काटजू ने कहा कि मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर मनमोहन को तमिलनाडु की पार्टी के मंत्रियों ने कहा कि जब तक वो न्यूयॉर्क से लौटेंगे उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेगी। जस्टिस काटजू ने कहा है कि इस जज को तमिलनाडु के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता का समर्थन प्राप्त था। उन्हें बताया गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जज ने डिस्ट्रिक्ट जज रहते हुए इस नेता को जमानत दी। जस्टिस काटजू ने सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व चीफ जस्टिस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन तीनों चीफ जस्टिस को मद्रास हाईकोर्ट के जज की करतूत पता थी, फिर भी इन तीनों ने कार्रवाई करने की जगह उन्हें पद पर बनाए रखा। जस्टिस काटजू ने साफ साफ माना कि राजनीतिक दबाव के चलते मद्रास हाईकोर्ट के जज को बढ़ावा दिया जाता रहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन तीनों चीफ जस्टिस इस दबाव के आगे झुक गए। जस्टिस काटजू के खुलासे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा कि काटजू तब क्यों चुप थे और अब क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि काटजू मौजूदा सरकार के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने टाइमिंग पर सवाल उठाए तो जस्टिस काटजू का जवाब भी आ गया। काटजू ने कहा कि सवाल टाइमिंग का नहीं है बल्कि सच और झूठ का है। जस्टिस काटजू के खुलासे को सरकार गंभीर मान रही है। कानून मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस मसले पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस और ज्यूडिशियरी को जवाब देना चाहिए। सूत्र ये भी बताते हैं कि मनमोहन सिंह की भूमिका की जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने 24 विधायकों के साथ मिलकर उपराज्यपाल से मुलाकात की। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद ट्वीट कर केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा भंग करने में देरी होने से खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। हमने उपराज्यपाल से पूछा कि आखिर किस फॉर्मूले के आधार पर दिल्ली में सरकार बन सकती है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस मुलाकात में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल को बताया कि उनके विधायकों को बीजेपी ने खरीदने तक की कोशिश की। उपराज्यपाल से अच्छी बातचीत हुई, कहना था केजरीवाल का। अब वो बीजेपी को चर्चा के लिए बुलाएंगे। अगर बीजेपी सरकार बनाने का दावा करेगी तो उपराज्यपाल उन्हें बहुमत का आंकड़ा दिखाने को कहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि केजरीवाल 24 विधायकों के साथ उनके यहां मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और विधानसभा भंग करने की मांग की। उपराज्यपाल से मिलने आम आदमी पार्टी के 2 विधायक मनिंदर सिंह धीर और राजेश गर्ग नहीं पहुंचे थे। पार्टी का कहना है कि धीर असेंबली स्पीकर हैं, इसलिए संवैधानिक तौर पर वो उपराज्यपाल से नहीं मिल सकते। तो वहीं गर्ग कोर्ट में तारीख होने के चलते नहीं आ पाए।
उपराज्यपाल से मिलने के बाद केजरीवाल सीधे राजघाट पहुंचे। यहां पर उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि की परिक्रमा की और ध्यान किया। बिहार में पुलिस ने पूर्व सांसद और लालू यादव के साले साधु यादव के घर से हुई चोरी का पर्दाफाश किया है। चोरी की गई 1 करोड़ की ज्वेलरी और 39 लाख का कैश बरामद कर लिया गया है। लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव के घर पटना के फुलवारी शरीफ इलाके की मंत्रिमंडल कॉलोनी से 12 जून 2014 को चोरी हुई। पुलिस ने कुंदन, संतोष और विकास नाम के 3 आरोपियों को चोरी के रुपयों और जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। साधु यादव ने भी स्वीकारा है कि ये नकदी और गहने उन्हीं के हैं। बिहार में हाल ही में नेताओं के घर से हुई चोरी का ये दूसरा मामला है। इससे पहले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के यहां चोरी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खबर, गाजा पट्टी पर इजरायली हमले के खिलाफ प्रस्ताव लाने के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इनकार के बाद राज्यसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत लेफ्ट पार्टियों ने राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। बिहार में विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुद आरजेडी जेडीयू के मिलकर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए जेडीयू ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है। लालू पहले भी आरजेडी जेडीयू को साथ आने की बात कह चुके हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में विशेष न्यायाधीश ने उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को भगोड़ा घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर राम नाईक की हुई नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, इसलिए नियुक्ति में राज्य सरकार के मशवरे की जरूरत नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को चारा घोटाला मामले में राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे 5 मामलों में से 4 को निरस्त कर दिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे को साकेत कोर्ट से 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और खोजी पत्रकार आशीष खेतान पर 100 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका गया है। पुणे के पूर्व पुलिस कमिश्नर गुलाब राव ने आशीष खेतान पर दाभोलकर हत्याकांड की गलत खबर छापने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएमटी प्रवेश परीक्षा को लेकर यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। बीएसएफ की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 7 आतंकवादी जम्मू के अरनिया में इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखे गए हैं। बीएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी गोलीबारी कर बीएसएफ की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 7 आतंकवादी जम्मू के अरनिया में इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखे गए हैं। बीएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी गोलीबारी कर इन आतंकवादियों को भारतीय सीमा में प्रवेश करने के लिए कवर दे रही थी। उत्तराखंड में भारी बारिश से 4 धाम यात्रा के रास्तों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। हालात देखते हुए केदारनाथ यात्रा 23 जुलाई तक स्थगित रखी गई है। उधर उत्तरकाशी में बारिश प्रभावित गंगोत्री यात्रा 3 दिन बाद रविवार को शुरू हुई। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बैनाकुली और लामबगड़ में बंद है। वहीं केदारनाथ हाईवे सिरोपगढ़ में बंद है और गंगोत्री हाईवे पर सुखी में सड़क टूटी हुई है। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश का असर मैदानी जिलों में दिखने लगा है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी के सीतापुर जिले में शारदा और घाघरा नदियां तबाही मचा रही हैं। असम में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंडिया गेट के आउटर सर्कल पर एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक फ्लैट की छत गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में दीवार गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। लखनऊ के हसनगंज इलाके में एक स्कूल वैन ने 11 साल की बच्ची को रोड डाला। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रोडवेज की बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए।
राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में खाने को लेकर यात्रियों ने जमकर बवाल किया। 2305 हावड़ा से नई दिल्ली के लिए चली राजधानी एक्सप्रेस जैसे ही पटना पहुंची, यात्रियों को खाना दिया गया। एक महिला ने जैसे ही खाना खोला, उसमें कॉकरोच दिखा। इसी के बाद हंगामा शुरू हो गया। दिल्ली में सैकड़ों गेस्ट टीचर्स ने उपराज्यपाल के घर के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में दिन दहाड़े बजरंग दल के नेता पवन बजरंगी पर जानलेवा फायरिंग हुई। हमले में वो बाल बाल बच गए। यूपी के शामली में लुटेरों ने एक घर में घुसकर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मेरठ में एक सिनेमा हॉल ने बाइक स्टंट शो का आयोजन किया। बाइकर्स के खतरनाक स्टंट देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। जहां एक और राजधानी दिल्ली में बाइकर्स आए दिन हंगामा मचाते दिखे और उन पर रोक लगाने की बात होती रही, वहीं इस तरह के आयोजन से युवाओं को खतरनाक स्टंट करने का बढ़ावा मिला। सावन के दूसरे सोमवार में उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर में तड़के 3 बजे बाबा महाकाल की भस्मारती हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शरीक हुए। सावन के दूसरे सोमवार को भी शिव मंदिरों में पूजा के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।